क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 20 वर्षों से बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है। अपराध के आंकड़े बताते हैं कि 60,000 से अधिक 20 वर्षों में हत्या हुई, 25,000 से ज्यादा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार हुए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बद से बदतर है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास के लिए किया, अमित शाह जी को बतानी चाहिए। वंदे नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में थे और जिन मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष को घेरा है उससे साफ हो गया है कि इस बार विधानसभा में चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा। शाह ने पटना और गोपालगंज की रैली में जंगल राज से लेकर भ्रष्टाचार के फ्रंट पर आरजेडी को घेरा तो आरजेडी ने सवाल पूछ लिया कि बिहार के विकास में बीजेपी का क्या योगदान है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनावी माहौल में बीजेपी जो दावे करती है वो चुनाव के बाद जुमलेबाजी साबित हो जाती है। हम इस मुद्दे पर डिटेल्ड चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। बिहार की सरजमी से सियासी शंखनाद करने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लोगों से पूछ रहे हैं कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी और नीतीश के विकास के रास्ते को चुनना है। पटना से लेकर गोपालगंज तक शाह ने जब जब विकास की योजनाएं गिनाई तो लालू राज की भी याद दिलाई। इसके बदले में आरजेडी ने भी कुछ तीखे सवाल कर लिए। हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहां पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने का जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। लालू रबड़ी की सरकार को बिहार के इतिहास में हमेशा के लिए जंगल राज के रूप में जाना जाएगा। ये आज पूरा देश और दुनिया जानता है। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कि इतना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, 20 साल में इन्होंने क्या काम किया, उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। पटना और गोपालगंज की सभा में ऐसे कई मौके आए जब अमित शाह ने बार बार कहा कि बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की अगुवाई में विकास के राह पर ले जाना है, जिससे नीतीश भी खुश नजर आए और लगे हाथ फिर से भरोसा दे दिया कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, यानी दगाबाजी नहीं करेंगे। जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए
और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। तो हम लोग जब आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया। अमित शाह के इस दौरे में निशाने पर आरजेडी रही। जहां जहां विकास के आंकड़े गिनाए गए, वहां वहां आरजेडी को जंगल राज, भ्रष्टाचार, लूट और अपहरण के नाम पर घेरा गया। लालू जी के 10-15 साल के शासन में पूरी सहकारिता को चौपट कर कर रख दिए। सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने। गृह मंत्री जी आज बिहार आए और आदतन झूठ बोलने और लगातार झूठ बोलने से नहीं चुके। क्या ही कहूं, गृह मंत्री जी की भाषा को कई वर्षों से देख रहा हूं। आंकड़े लाओ ना, आंकड़ों पे बात करिए। लालू जी का जो दौर था, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का जो दौर था, और जो आपका दौर रहा है, जिस दौर में आप कभी बाहर हुए कभी अंदर हुए, तो खैर उस पर चर्चा हो। अमित शाह ने बिहार की जनता को फिर से जंगल राज की याद दिलाई तो आरजेडी ने दावा किया कि हमने काम किया जिसका असर चुनाव में साफ दिखेगा। लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है, तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियाँ हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। बिहार के लोग ये बात को जानते हैं कि आप लाख कसरत कर लो, लेकिन बिहार के युवाओं ने ठाना है कि 2025 में क्या संकल्प है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, ठोस बहुमत, अब की बार ये गूंज रही है बिहार के अंदर में। पटना और गोपालगंज में रैली के बाद पटना में एनडीए की सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें सभी सहयोगी शामिल हुए। गठबंधन के तमाम साथी एक साथ बैठकर चुनावी रणनीति चर्चाएं कर एक दूसरे के विषयों को समझकर जिस मजबूती के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि ना सिर्फ हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अपने में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। अमित शाह के इस दौरे को बिहार के चुनावी बिगुल से जोड़कर देखा जा रहा है। शाह ने जिस ढंग से अपना भाषण आरजेडी और जंगल राज के इर्द गिर्द बुना है, उससे साफ है कि बिहार में आगामी चुनाव में एनडीए की रणनीति क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वो सवाल आपके सामने रखते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम मुकाबला में सवाल है, बीजेपी ने बिहार चुनाव का मुद्दा क्या सेट कर दिया है। दूसरा सवाल, क्या आरजेडी को फिर से जंगल राज पर घेरने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। सवाल नंबर 3, बीजेपी को घेरना आरजेडी का आखिर क्या प्लान है, कैसे आरजेडी बीजेपी को घेरेगी। सवाल नंबर 4, बिहार में इस बार जंगल राज वर्सेस जुमलेबाजी पर सियासत क्या जोर पकड़ने वाली है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चित्ररंजन गगन जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी। मनीष यादव साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जेडीयू। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल यादव जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल आरपी सिंह साहब आपसे, जब तेजस्वी और नीतीश कुमार साथ में थे बिहार में, तब भी जंगल राज था? देखिए, जब जब तेजस्वी यादव जहां पर भी जुड़ेंगे तब जंगल राज तो होगा ही होगा, परंतु नीतीश जी के रहते हुए वह छूट नहीं पाए, वह छूट ले नहीं पाए, जिससे वहां पर जिस प्रकार से लूट, वो अभी फैक्ट्री की बात सुन रहा था मैं मीसा बहन की जी, अरे वह भूल गई किस प्रकार से सबसे बड़ा कारखाना तो इनके परिवार ने लगाया था कि आओ नौकरी पाओ, अपनी जमीन दे जाओ और नौकरी पाओ। इससे बड़ा कारखाना क्या हो सकता था। और
ये नहीं, पूरे परिवार ने लगाया था कारखाना वो, कि जिसको चाहो उसको नौकरी दे दो, उसके बदले में जमीन ले लो। ये कोई बात छुपी है? सबसे बड़ा कारखाना तो लगाया ना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, वो 150 पौने 200 करोड़ रुपए की, होता ज्यादा मैं कम बता रहा हूँ, आंक रहा हूँ। वो कोठी जो ली कहां से ले ली गई, वो कहां से, कौन से खाते में से ले ली गई इतनी करोड़ों रुपए की कोठी, यहाँ पर मकान जो ले लिया गया। तो सबसे बड़ा कारखाना तो इन्होंने लगाया, बेईमानी का कारखाना लगाया, रिश्वतखोरी का कारखाना लगाया, लूटपाट का कारखाना लगाया। ये कारखाना था इनका। किसान सम्मान निधि योजना की। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, दोबारा मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे, तब भी क्या बिहार में जंगल राज था क्या? और अगर था, और अगर था, मैं दोबारा बोलता हूं, हाँ अगर था तो फिर नीतीश कुमार तो आपके साथ हैं। आपने अपने आप ही कह दिया अगर था। मैंने कहा अगर था, आपने तो अपनी तो तरफ से जोड़ दिया। नहीं, एक माफी चाहता हूं दोस्त, मैंने कहा नकेल कसी हुई थी नीतीश बाबू ने, नीतीश बाबू के रहते हुए नहीं कर पाते, परंतु जब इनकी सरकारें थी, जब राबड़ी देवी की सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब जंगल राज था। सबको पता है कि लोगों को फोन आ जाते थे कि कहां पर है वो जो आदमी अगवा हो गया, तो वो पता लगता था कि अच्छा इसको इतने पैसे पहुंचा दिए जाए तो वो अगवा वाला आदमी छूट जाएगा। ठीक है, एक एक मोहल्ले के किस्से हैं, ठीक है, एक एक दुकानदारों के किस्से हैं, एक एक बड़े बड़े। आप बिहार को ज्यादा समझते होंगे मुझसे, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नकेल कस दी थी, मतलब कुल मिला के नीतीश और तेजस्वी की सरकार वहां ठीक चल रही थी, आप ये कह रहे हैं? मैंने ये कब कहा तेजस्वी के चलते ठीक चल रही थी? आप ही कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार ने नकेल कस दी थी। हाँ, नीतीश बाबू ने नकेल कसी हुई थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि नीतीश बाबू के रहते हुए कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं थी उनकी। तब तो अच्छा चल रहा था ना, इसका मतलब? तो इसका मतलब अच्छा चल रहा था। अगर अच्छा चल रहा होता तो नीतीश बाबू छोड़ते नहीं। ठीक है, ओके। नीतीश बाबू ने छोड़ा इसलिए क्योंकि वहां पर वो कोशिश करते थे बार बार। आप बताइए ना, अगर आपका उप मुख्यमंत्री जानकर दिक्कतें करेगा। आपने अब सवाल का जवाब दिया। अब मैं इसी पे दूसरे सवाल पे आता हूं, चूंकि थोड़ा समय इसलिए दे रहा हूं ताकि बाकी लोगों को भी समय मिल जाएगा। आपने कारखाने की बात सुन ली, उन्होंने यूनिवर्सिटी की भी बात कही थी। उन्होंने कहा कि लालू राज में 6 यूनिवर्सिटी बिहार को मिली, 7वीं यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं है। मुझसे अगर ज्यादा जानते हैं तो बता दीजिए, अगर 7वीं बन गई हो तो। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो एक ही थी ना, जिसपे तेजस्वी यादव पढ़कर निकले हैं। ये लॉजिकल जवाब नहीं है सर। अगर लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर, अगर वो 7 हुई है तो बता दीजिए, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं सर। आपने, मुझे लगता है आपने मुझे बोलने नहीं देना, आपने अपना नहीं सर, मैं तो तीसरा सवाल आपसे कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप बोलिए। जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि एक ही यूनिवर्सिटी है वहां पर, वह है तेजस्वी यादव की यूनिवर्सिटी चलती थी, जहां से वो पढ़कर निकले थे। और जहां पर किस प्रकार से लूटपाट की जाए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जाए, एक प्रकार की यूनिवर्सिटी चलती थी। ठीक है, और वो लालू प्रसाद यादव की यूनिवर्सिटी थी, जिसमें से तेजस्वी यादव पढ़कर निकले थे। ठीक है सर, ठीक है। चितरंजन गगन जी, ये बात तो सही है जी। अगर जंगल राज का आरोप लग रहा है, लालू परिवार के तमाम लोगों से ईडी पूछताछ कर रही है, बिहार की जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी भाई? नहीं, अंजीत जी, आपने जो सवाल किया था भाजपा के साथी से, आपका जवाब नहीं दिए, और जवाब जो दिए उसमें खुद फंस गए। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय खुला तो जो है तो इनका वही जवाब, आप भी तो नहीं कारखाना खुला तो वही जवाब। चितरंजन जी, आप भी नहीं जवाब दे रहे। बिहार की जनता सब, नहीं अंजीत जी सुन लीजिए, बिहार की जनता सब चीज समझ रही है। इसीलिए आज भी इनके लाख प्रयास के बावजूद भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान लिया था। अगर जो है प्रशासनिक हेराफेरी नहीं हुआ रहता तो जो इनकी सरकार नहीं बनती। तो इसलिए जनता जो मान रहा है, अब जनता देख रही है, अभी आपका डिबेट देख रहा है। तो आपने सवाल किया कितने कारखाने खुले, तो खुला ही नहीं, तो क्या जवाब देंगे? आपने सवाल किया कितने विश्वविद्यालय खुले, खुला ही नहीं, तो क्या जवाब देंगे? तो सवाल है कि घिसी पिटी जो है सो टेप रिकॉर्डर कोई बजा रहे हैं पिछले 20 वर्षों से। और सवाल यही है कि 20 वर्षों ने आपने क्या दिया इस बिहार को? कई वो कारखाना खुला, इस
सच्चाई ठीक है सर, आपको लगता है आपने खोला। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर कि आप पे भरोसा क्यों करें, क्योंकि लालू परिवार के कई लोगों के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और रेल में नौकरी देने के बदले जमीन मामले में आप पे भरोसा क्यों करेंगे बिहार के लोग? मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं अजीत जी, बिहार के लोगों ने देखा है कि किस ढंग से इन लोगों ने ईडी और सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया महाराष्ट्र में। वे लोग कहाँ हैं आज? अभी आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन पर भी लगा था ये ढंग के आरोप। 150 करोड़ का बंगला था कि नहीं था एनएफसी में? नहीं वो नाम आप डील नंबर कहिए तो मैं बता दूं सर। नहीं मैं सुन लीजिए। हाँ। इसलिए इनके छापा सा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और लेकिन इनकी बातों को, जैसे एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, आज माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे, शर्म आती है सुनकर कि जो है सो एक चीनी मिल बंद हो गया। साहब 20 साल से आप राज कर रहे हैं। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी यही बेतिया में आकर 2015 में उन्होंने घोषणा किया था कि अगली बार मैं जब आऊंगा तो जो है सो इसी चीनी मिल का मैं चाय पीऊंगा। उसके बाद 3 कंपेनिंग उनका हो गया इलेक्शन में, यह चौथा होने जा रहा है। तो लोग ठीक है, अब इसका जवाब तो आरपी सिंह साहब देंगे। समझ रहा है यही माननीय इसका जवाब आरपी सिंह साहब देंगे। मैं एक एक सवाल और मेहमानों से ले लेता हूं, फिर मैं आप दोनों की चर्चा करा दूंगा। एक सवाल और। हाँ जल्दी से सर। हाँ, यही माननीय गृह मंत्री जी ने दरभंगा में कहा था पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, कहा ईंट भी नहीं गड़ा। इनके जो है स्वास्थ्य मंत्री पार्लियामेंट में कहे कि बिहार में 154 मेडिकल कॉलेज खुल गए। अब बताइए, अब इसका जवाब तो आरपी सिंह साहब देंगे। मुझे 2-3 मिनट का समय दे दीजिए, बाकी मेहमानों को मैं जोड़ लूं, फिर आपके पास आ जाता हूं। मनीष यादव जी, नीतीश कुमार को बार बार मन से कहना पड़ता है कि 2 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। अरे भरोसा है कि नहीं है भाई? एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, बार बार आपको कहना पड़ता है। भरोसा ही नहीं जगा पा रहे हैं आप कि अब नहीं जाएंगे उधर। आज फिर कह दिया उन्होंने, 2 बार गलती हुई साहब। अजीत जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में ये साहस है कि वो सार्वजनिक रूप से मंच से ये कह सकते हैं कि हमने 2 बार गलती की है। क्या लालू जी ये साहस उनमें है, या तेजस्वी जी में साहस वो कह सकते हैं कि हमने बिहार की जनता के गाढ़ी कमाई को लूटा है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं? क्या उनमें है ये साहस कहने की? और दूसरी बात, अभी कह रहे थे राजद के प्रवक्ता कि बिहार में लालू जी यूनिवर्सिटी खोले हैं। कौन लालू जी यूनिवर्सिटी खोले हैं जरा? अभी माननीय जगन्नाथ मिश्रा जी के जो बेटे हैं, उन्होंने सदन में तेजस्वी जी को आईना दिखाया था। नीतीश मिश्रा जी ने, जो यूनिवर्सिटी का क्रेडिट ये लेते हैं, उनको आईना दिखाया था कि यूनिवर्सिटी कब की बात है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोला। जरा इनसे पूछिए कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्या लालू जी खोले हैं? मुंगेर यूनिवर्सिटी लालू जी खोले हैं? बताइए भाई चितरंजन गगन जी, बताइए, अब जवाब दीजिए आप। नेशनल, अभी मैं आ रहा हूं, मैं गिना रहा हूं, रुक जाइए। नहीं, अच्छी बात है, आंकड़ों पे बात हो रही है तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं आंकड़ों पे बात हो। नालंदा यूनिवर्सिटी जो मृत हो गई थी, नीतीश कुमार जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जीवित किया। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार में खुला, पूर्णिया यूनिवर्सिटी खुला, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुला, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला। चलिए ठीक है मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि उन्होंने आरपी सिंह साहब मुझे 2 मिनट दे दीजिए, 2 मेहमान और बचे हैं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। आरपी सिंह साहब मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा बस। आरपी सिंह साहब 2 मिनट बस दे दीजिए। मैं आरपी सिंह साहब, एक रिक्वेस्ट है। आरपी सिंह साहब मुझे 2 मिनट दीजिए, रिक्वेस्ट आपसे। मैं बता रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। हमारे नेता पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिए। नहीं सर, आप आरपी सिंह साहब आप बिल्कुल बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये चाह रहा था कि दीपक झा के बच्चे आज 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलवा दिया ना हमारे नेता ने। 1 मिनट मनीष जी, 1 मिनट। अरे मनीष जी, आपके सहयोगी है बीजेपी वाले। मनीष जी 1 मिनट। आरपी सिंह साहब आप क्या कह रहे हैं? कंप्लीट करने दीजिए, मुझे थोड़ा कंप्लीट कर, पहले बात पूरी करने दो, फिर बोलो ना। वो बोले आरजेडी का प्रवक्ता। आजा, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। कोई चितरंजन गगन जी रुक जाइए आप 1 मिनट, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप बोलीजिएगा। कोई बात नहीं सर, एक एक करके बोलीजिए। अजीत जी, मैंने आपको इतने यूनिवर्सिटी के नाम गिना दिए। अभी ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। हमारे नेता ने समस्तीपुर हो, मधेपुरा हो,
सुपौल में मेडिकल कॉलेज, लगभग हर जिला में मेडिकल सर एक मिनट, वो कंप्लीट कर ले, फिर आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नोट करके रखिए सर। कैसे चुपता है? सच जरा इनसे पूछिए कि लालू जी और राबड़ी जी के शासन काल में बिहार के कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज खुला? ठीक है, बस ओके ओके, ठीक है। दीपक झा, ओके सर, एक मिनट दे दीजिए, दीपक झा को भी जोड़ लेता हूं। दीपक झा, अखिलेश कुमार की थोड़े दिनों पहले उनको हटा दिया गया बिहार में, राजेश कुमार आपके नए अध्यक्ष बने। 1 महीने पहले बिहार के प्रभारी को आपने बदल दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात, जो आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई, तो आपकी तैयारी क्या है सर? देखिए, हमारी तैयारी ये है कि जो बिहार का युवा पलायन पे विवश है वो हमारे लिए मुद्दा है। जो बिहार में शिक्षा का व्यवस्था चरमराया हुआ वो हमारे लिए मुद्दा है। मोदी जी गए थे बिहार में, जब कहा था चुनाव की रैलियों में, बिहार को 10,000 लाख दूं, 50,000 लाख दूं, 1 लाख करोड़ दूं, बताओ कितने लाख करोड़ दूं? जब बिहारियों के लिए उन्होंने बोली लगाई थी और नीतीश कुमार मंच से बैठ के ताली बजाई थी, तो आज बताएंगे देश को कि कितने लाख करोड़ मोदी जी बिहार की अस्मिता के लिए दिए, बिहार के युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए दिया। तो वो जो जुमलेबाजी थी, उसके लिए हमारी संघर्ष है, उसके लिए हमारी लड़ाई है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी बिहार पे दौरा करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। अगर ये 10 साल पहले बोल रहे होते तो जनता यकीन कर रही थी, क्योंकि बिहार में 25 साल का राज हो चुका है नीतीश कुमार का, और नरेंद्र मोदी जी का सेंट्रल में 10 साल का डबल इंजन की सरकार हो चुकी है। तो जुमलों की बौछार इतनी हो चुकी है, अब कहने और सुनने के लिए बात नहीं, वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आपकी तैयारी क्या है? अगर 2 नेता आपने बदले हैं बड़े, और उनकी मुलाकात उन्हीं से नहीं हो पाई जो गठबंधन में सबसे बड़े नेता हैं, तो फिर आपकी तैयारी क्या है? देखिए, गठबंधन के नेता से उनका समय आने पे मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी। अभी पार्टी का अपना संगठन है, अपना ढांचा है, अपना स्वरूप है, अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। लालू यादव जी की राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हमारे खड़गे जी से बातचीत हो रही है, राहुल गांधी जी से बातचीत हो रही है, तो बातचीत में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आज भाजपा, नीतीश कुमार जी, अभी आपने नीतीश कुमार का नाम बोला और बोले कि गलती हो गई, गलती हो गई। मैं एक बात बोलता हूँ, जो दूसरों की गलती से सीखता है वो बुद्धिमान कहलाता है, जो अपनी गलती से सीखता है वो समझदार कहलाता है, जो गलती पे गलती करता है वो मूर्ख कहलाता है। 1 बार गलती किया मूर्ख, 2 बार गलती किया महामूर्ख। तो आप समझ लीजिए, जिन्होंने कहा कि 2 बार बदल गए, ठीक है सर, तो मतलब आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें गठबंधन में यहाँ बात करेंगे ना, दिल्ली में बात करेंगे, वहां बिहार में बात नहीं करेंगे? नहीं, हमारे देखिए राष्ट्रीय स्तर की ठीक है, ओके सर, ओके। अब मैं रामकृपाल सिंह के पास जाता हूं। रामकृपाल सिंह जी, मुझे कई लोगों से मैं बात कर रहा था अभी इस प्रोग्राम के पहले, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन लगा। उन्होंने कहा साहब 20 साल से जो बिहार की राजनीति है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। जो विरोधी हैं वो उनके अपने लिए वोट मांगते हैं, जो उनके समर्थन में है वो नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते हैं, और कोई भरोसा ही नहीं नीतीश कुमार का कब कहां चले जाए। तो इस बार की सियासत क्या कह रही है आपको? देखिए, जो आपकी एक हेडिंग चल रही है ना, एनडीए की तैयारी, महागठबंधन में चुनौती भारी, ये मैं कह रहा हूं कि हकीकत यही है। ये जो तू मैं और आपस की बातें हैं, थोड़ा परिदृश्य अगर देखिएगा तो 75 साल में 20 साल नीतीश कुमार को रख दीजिए, बाकी 50 साल जो रहा है, करीब 55 साल, वो कांग्रेस और सामाजिक न्याय की पार्टियां ही बिहार में उनके मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। वो अलग बात है कि सरकार में वो रहे नीतीश के साथ तमाम चीजें। तो ये सामाजिक न्याय, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जो कांग्रेस के खिलाफ था, उसमें लालू और नीतीश दोनों थे। आज उसमें से एक जो है वो इंडिया अलायंस के साथ है लालू, और नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ जी। तो ये जब ये आरोप प्रत्यारोप की 75 साल में सामाजिक न्याय की पार्टियों के ही मुख्यमंत्री रहे, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, तो अगर बिहार की स्थिति ये है तो उसके लिए जो 55 साल तक सत्ता में रहे, यानी लालू यादव की जो पार्टियां थी और कांग्रेस, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है बनस्पत इसके की बीजेपी और जेडीयू वाले। अब रही बात आज की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव में जो समय दिख रहा है, 2024 में लोकसभा के चुनाव में भी बिहार की स्थिति में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन यूपी की तुलना में बेहतर था जी। और उसके बाद जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी यानी एनडीए जो है वो अच्छी तरह से
बढ़त हासिल करके जीतता हुआ आ रहा है। और उसको अगर देखिए तो जो उत्तर प्रदेश से बिहार का लोकसभा चुनाव बेहतर था, तो उस बिहार में तो कहीं ना कहीं से एनडीए का पलड़ा आज भी भारी दिखाई पड़ता है। ठीक है। नीतीश कुमार की बात जहां तक रही, वो अपनी अविश्वसनीयता के बावजूद अगर उनकी पूरी समग्र राजनीति 50 साल की देखिए और लालू जी की राजनीति देखिए, तो ये जनता जानती है कि भुलक्कड़ होने के बावजूद, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद, राजनीतिक जिसको कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा में नीतीश का व्यक्तिगत जो चरित्र रहा है वो बहुत भारी पड़ता है लालू जी के मुकाबले। और मैं समझता हूं ये जो चीज, और इवन एनडीए की जिस तरह तैयारी कर रहा है उसमें दरारें कम हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस जो उभरती हुई ताकत है वो सीटों के बंटवारे पर क्या गुल खिलाएगी, कितनी सीटें उसको मिलेंगी, ये आने वाले वक्त में ये बताएगा कि कांग्रेस डिक्टेट करेगी या आरजेडी डिक्टेट करेगी। तो इसलिए आज की तारीख में आरजेडी भारी है, का पलड़ा भारी है। आरजेडी भारी है। और दूसरा ये कि 2024 का जिक्र आप गठबंधन का कर रहे थे, मैं आरपी सिंह साहब के पास जा रहा हूं। 2024 में जेडीयू ने 16 सीटों पे चुनाव लड़ा, 12 जीते, बीजेपी ने 17 पर लड़ा और 12 जीते। तो यहां पे नीतीश कुमार का पलड़ा भारी। आरपी सिंह साहब आप चित्तरंजन गगन जी का जवाब दे सकते हैं, दोनों लोगों को फ्रेम में रखिएगा, आरपी सिंह साहब और चित्तरंजन गगन जी को। बोलिए दीपक जी, बस आ रहा हूं, 2 मिनट दे दीजिए। एक मिनट चित्तरंजन गगन जी की अगर बहस करानी तो आप हमारे जो आरजेडी के, हमारे जेडीयू के जो प्रवक्ता मनीष यादव उनसे कराइए, परंतु मैंने कुछ मूल बातें कह रही हूँ, मैं अपनी कह देता हूँ। बिल्कुल। पर चित्तरंजन गगन जी, आप जब बोलते हैं हम बीच में बोलते नहीं, ये अच्छी डिबेट का तरीका नहीं है। आप बोलिए, पूरा बोलिए, हम आपको पूरा सुनेंगे, फिर आपका जवाब देंगे। कृपा करके निवेदन है, जब कोई सच दिखे या शीशा दिखाए तो बोल, तब टोकना नहीं चाहिए, सुनने के बाद फिर आप बोल लीजिए, अपनी बात कह लीजिएगा। आरपी सिंह साहब बोलिए। जी, मैं जो कह रहा हूं, लगभग बिहार के अंदर 1,60,000 करोड़ लोगों को जल जीवन मिशन के साथ जोड़ा गया। 1,60,000 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी की ओर से 3,52,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है। लगभग 1,50,00,000 शौचालय बनाए गए, मतलब 1.5 करोड़। 9 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, जो केंद्र की सुविधा है उसके अंतर्गत राशन मिलता है। कोई 1,17,00,000 बहनों को गैस के सिलेंडर पहुंचाए गए। कोई 40 लाख पक्के मकान बनाए गए। कोई 5,000 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनने की चिंता हो रही है, और जिसपे 1 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च रही है रेलवे के विकास के लिए, वहां पर खर्च रही है। वो सिर्फ बिहार की बता रहा हूं आपको मैं। और इसके अलावा अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने वहां पर किसानों के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा करी। तो प्रधानमंत्री जी तो निरंतर चिंता करते हैं। बाकी जहां तक इनके इश्यूज हैं, आप कृपा करके मनीष यादव जी और चित्तरंजन गगन जी को बोलिए ना, आपस में बात करें, और परंतु बीच में टोक के नहीं भागे जी। आप अपनी बात जरूर कहिएगा। ठीक है, ओके सर, बोले चित्तरंजन गगन जी। मनीष जी को रखिए। कई सवाल उठ गए। पहले अभी आरपी सिंह जो आंकड़ा सुना रहे थे, तो क्या पहले बिहार में आवास नहीं बन रहा था? इंदिरा आवास योजना क्या भाजपा के समय में लागू हुआ है? यह जो कर रहे हैं, तो जितना घोटाला अभी, जैसे कि जो तो कल चीफ इंजीनियर पकड़ा गया, जो रिटायर कर गया था, और रिटायर करने के बाद में बगैर कोई प्रक्रिया पूरा किए उसे संविदा पर नियुक्त किया गया, उसके यहाँ ईडी का रेड हुआ और करोड़ों रुपया पकड़ा गया। यह भ्रष्टाचार नहीं है? लालू यादव सजायाफ्ता है तो उनका बेटा दोषी है, और जगन्नाथ मिश्रा जी उसी केस में सजायाफ्ता है। तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटा जो है बिहार सरकार में मंत्री है। देखिए इनका दोहरा मापदंड। एक अभी मनीष जी कर रहे थे यूनिवर्सिटी की बात, थोड़ा बताएंगे आप। देखिए, जब आरपी सिंह जी कहे थे कि बीच में नहीं बोलने के लिए, मनीष जी क्या बोलिएगा? अरे नीतीश जी की चिंता कीजिए, नीतीश जी की चिंता कीजिए। आज उन्होंने क्या हरकत किया आज मंच पर अमित शाह जी के सामने में? नीतीश जी की चिंता कीजिए। आप नहीं देखिए, अजीत जी पहले उनको चुप कराइए, सुन नहीं सकते हैं। विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहे थे, मैं बता रहा हूँ। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय किसने खोला था? अरे सुनो ना यार, मुंह दिखाने लायक हो। पूरे देश में फूसू हो रहा है। आज मुख्यमंत्री क्या की मीटिंग को देखकर बिहार की जनता जो है चिंता में पड़ी हुई है कि जब मुख्यमंत्री एकदम से स्वस्थ हैं, और उसके बावजूद भी लोग जो है उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। पता नहीं किस कौन पेपर पे कौन दस्तखत करवाएगा। कुमार जी ने पहुंचाया है। देखिए, लालू जी का जो गांव है फुलवड़िया,
वहां भी नीतीश कुमार जी ने अरे, बिजली पहुंचाई अरे है। जयनाथ और जयनाथ सड़क भी जो जयनाथ गली पक्की सड़क हुई है हो गया, वो नीतीश कुमार जी ने हैं? पहुंचाया और है। पकड़ाया और इंजीनियर हर घर बताओ ना पंचायत कौन नीतीश कुमार जी ने कुछ किया है। भ्रष्टाचार है। और उनके गांव की एनसीआर सीवेज की क्रेडिट रिपोर्ट कार्ड देखो ना, नीतीश कुमार जी घर ने में किया घुस है। के जरा दिन काम दहाड़ तो गिना इनकम दीजिए। टैक्स चौराहे पर अरे काम सोलह गिना बसवा दीजिए। के महिला छात्राओं अरे के साथ काम जो है गिना दीजिए ना। छेड़खानी किया जाता अरे है, बात 90 करते से हैं 5 के बीच घर में में सुरक्षित है, सड़क, बिजली, घर में घुस यूनिवर्सिटी, के। मेडिकल अरे कॉलेज। मुख्यमंत्री के जरा गांव में, बताइए बिहार मुख्यमंत्री में के कौन गांव से में जिले में एक मेडिकल नाबालिग कॉलेज लड़की आदरणीय के लालू साथ जी और राबड़ी देवी ने सामूहिक खोला बलात्कार था? करके उसके घर बिहार में के चीज एक ठोक दिया जिला गया। का नाम बात बताइए करते जहाँ हैं मेडिकल कॉलेज खुला है। केवल जरा नाम बताइए, लालू जी और राबड़ी देवी जी ने बिहार के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोला था? जरा उसका नाम बताइए। नाम बताइए आप किस जिले में मेडिकल कॉलेज खुला अरे था? अरे सुनो ना अरे यार, नाम भैंस बताइए है ना। कुंभा सिंह अरे दुस्तारा किस किसने जिले में खोला? मेडिकल कॉलेज बताओ। खोला था? जरा नाम तो नहीं, बता दीजिए ना। जेपी दुस्तारा किसने अरे खोला? नाम बताइए ना। बताओ। अरे आप महिला नाम के तो बता दुस्तारा दीजिए ना, किसने किस खोला? जिला में मेडिकल बताओ। कॉलेज खुला था? हाँ हिम्मत बताओ ना किसने खोला? विनोबा भावे अरे बताइए तो किसने कौन खोला? सा जिला चलिए में जरा मेडिकल अच्छा है, कॉलेज खुला? आपका दावा है कि आपने बेहतर किया, आपका दावा है कि आपने बताओ। बेहतर किया। आप इन चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। नहीं, अजीत दीपक जी, आप जी, कुछ कहना चाह रहे थे? अजीत जी सर, सिंपल फंडा है कि इनसे केवल बात हो रही है वो एनडीए नाम की और बताइए, हमारे किस जिले में इंडिया मेडिकल इंडिया कॉलेज गठबंधन था? की। बिल्कुल। और यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार देखिए रामकृपाल सिंह जी बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब चिराग पासवान जी आके कहते हैं कि सड़क पे नमाज हो रहा है, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, मैं आज 21वीं सदी का लड़का हूँ, यंग पढ़ा लिखा हूँ, हमें नए मुद्दों पे, विकास पे बात करना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करना चाहिए, तो भाजपा हिंदू मुसलमान से आगे निकल नहीं पा रही है। तो एनडीए के अंदर ही दरार है। चिराग पासवान कुछ और कहते हैं, नीतीश कुमार जी कुछ और कहते हैं। बीजेपी का चरित्र आप देख रहे हैं कि मीट और मांस और हिंदू और मुसलमान में फंसा के रखी है। तो रामकृपाल जी जरा इनसे पूछिएगा कि कहाँ दरार तो एनडीए के अंदर है, हमारे अंदर तो एक राग है, एक लय है कि भैया आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ बिहार को आगे ले जाना है। हम तो कह रहे हैं कि जो पलायन का रेट है वो क्यों कम नहीं हुआ पिछले 20 सालों में? अगर जंगल राज कहती है भाजपा और जेडीयू, तो इन्होंने क्या किया है? एनसीआरबी का जो आंकड़ा कहता है बिहार में मर्डर और हत्या और बलात्कार यूपी के बाद देश में दूसरा स्थान है। बेरोजगारी की दर पे क्या है देश में बताइएगा? महिलाओं में कुपोषण लेकिन दीपक जी, आप जो कह रहे थे वो सवाल मैं पूछ लेता हूं। रामकृपाल जी ने एक बात और जोड़ी थी, उन्होंने कहा है कि परस्पर पिछले नीतीश कुमार के 20 साल के अपेक्षाकृत जो पहले का कार्यकाल था, चाहे कांग्रेस का हो या फिर आरजेडी का हो, वो ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, बिहार के पिछड़ेपन के लिए। रामकृपाल जी ने कहा था। देखिए ये बहुत आसान होता है कि आप 1950 रामकृपाल जी जवाब दे रहे हैं। दीपक भाई, रामकृपाल जी जवाब दे रहे हैं। देश का परिकल्पना, मैं रामकृपाल जी से एक सवाल और जोड़ दीजिए। हाँ। देश किस हालात में था 1950 में जब आजाद हुआ था 1947 में? तो क्या देश में सड़कें थी? क्या देश में स्कूल थे? क्या देश में डैम थे? ठीक है, बनाए ओके, गए, आप जवाब ले लें। गया तो देश दीपक जी जवाब ले लें। आज 20 साल में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है। अच्छा, रामकृपाल जी बाद में बोलेंगे, पहले आरपी सिंह बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। रामकृपाल जी 1 मिनट बाद बोलेंगे। दीपक भाई, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे वो कितने थे? हमने 56 से 33 की, अरे सुनो, आपको टोका क्या? दीपक भाई सुनने की क्षमता रखो। दीपक भाई, दीपक ध्यान सुनने की क्षमता रखो, थोड़ा सुनने की। जब शीशा दिखाते हैं, जब आईना दिखाते हैं तो बड़ी मिर्ची लगती है। सुनो जरा एक बार, अरे सुनो ना एक बार, सुनो। हो गया ना आपका नाम दीपक, आपका नाम दीपक क्या है? मेरा नाम आरपी सिंह है। मेरे को बोलने के लिए कहा गया? कहते कि हमने गरीबी रेखा से निकाले, लेकिन दूसरे मंच पे प्रधानमंत्री जी दीपक भाई सुन लीजिए, आरपी सिंह को सुन दे लीजिए। रहे हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए। कहाँ किसानों की आय बढ़ाई? बताइए देश को। आप कहते हैं हम पक्के मकान दे रहे हैं, अगर कहाँ पक्के मकान दे रहे हैं तो लोगों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना पाए? ठीक है, ओके, सुन लीजिए। मजबूरी है। दीपक जी सुन लीजिए। सवाल आप करेंगे, सारे जवाब आप देंगे। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं आप लोग, जुमलाबाजी करना। ठीक है, आरपी सिंह बोलिए, कोई बात नहीं, उनको भी सुन लीजिए। खिलवाड़ करना बंद करिए। अपने बच्चों को तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना देंगे, अपने बच्चों को तो आईसीआई का। ठीक है सर, सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपका। दीपक जी, दीपक जी तो खतरे में ऐसी बातें करते हैं, वो आपका जवाब दे रहे हैं। दीपक जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोले आरपी सिंह साहब। देखिए रंजीत भाई, देखो थोड़ा सा भी सच शुरू करते हैं तो कितना चुपता है। जब मैंने कहा कि गरीबी रेखा का 1 लाख करोड़ दें, 2 लाख करोड़ दें, 10 लाख करोड़, सुन लीजिए ना, बता देता हूं। झुनझुना दिया था बिहार को, नहीं सुन दिया लीजिए। था। आरपी सिंह जी बताइए, समय कम बचा है। दीपक भाई कितने बोल लाख लीजिए, करोड़ से कहाँ जवाब ले कहाँ लीजिए, कोई बात आपने नहीं। खर्चा किया? आरपी सिंह साहब मुद्दों पर जवाब दीजिए, कोई बात।
मैं तो मुद्दों पे जवाब दे रहा हूँ, मुद्दों के हिंदू मुसलमान मैंने करी बात। सिंह के बीच में कोई ना बोले, आरपी सिंह को प्लेटफॉर्म दे दीजिए खुले बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए। अरे झूठ आप बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी काफी है श्रीमान जी, आप ये समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी से बड़े झूठे आप नहीं हो सकते। सबसे बड़ा तमगा उनके पास रहने दीजिए, जुमलेबाजी फिर वही का तमगा बात। उनको रहने दीजिए। ठीक है, आरपी सिंह साहब जल्दी से बोलिए, फिर रामकृपाल जी बोलिए। नहीं, मैं एक मिनट मुझे सिर्फ दो बातें छोटी छोटी कहनी। देखो, मैं जब गरीबी रेखा की बात करती हूँ तो कैसे एकदम सच चुकता है इनको और तुरंत एकदम बोलते हैं। और हिंदू मुसलमान की बात तो मैंने तो करी नहीं, इन्होंने करी हिंदू मुसलमान की बात। यही आपके मंत्री ठीक है सर। रामकृपाल जी मैं एक बात और आपसे, आप रामकृपाल जी जवाब दीजिएगा दीपक झा का। एक सवाल और जोड़ देता हूँ रामकृपाल जी। नहीं, मुझे पहले बात कर लीजिए अंजीत भाई, ये तरीका थोड़ा मैं बोलने दूंगा किसी को डिबेट नहीं करूंगा। नहीं, मैं तो ऐसे किसी को डिबेट नहीं करूंगा। ठीक है दीपक भाई सुन लीजिए ना उनको, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उनको बोल लेने दीजिए। एक मिनट काम की बात करें ना भाई। एक मिनट रामकृपाल जी, एक मिनट रुक जाइए। आरपी सिंह बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से, समय कम बचा। नहीं, मोटी सी बात है। इन्होंने कहा कितना दिया, 2,80,000 करोड़ रुपया दिया 10 सालों में यूपीए सरकार ने, ये दिया फिगर है। और मोदी जी ने दिया 9,23,000 करोड़ रुपया। आपकी जानकारी, ये सरकारी आंकड़ा है, ये मेरा घर का आंकड़ा नहीं है, ये राहुल गांधी की खिचड़ी पकाई हुई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बिहार को स्पेशल राज्य बनाने अरे यार फिर ये शुरू हो गए। ठीक है रामकृपाल जी, आप जवाब दीजिए। और मैं रामकृपाल जी एक सवाल और जोड़ देता हूँ कि बार बार लालू यादव को क्यों ये कहना पड़ता है कि गरीबी रेखा से नीतीश कितने कुमार का लोगों स्वागत को है। लेकर आए आप अपने 10 सालों में, ये बताइए आप। रामकृपाल जी, अगर आपने गरीबी रेखा से कितने लोगों को ऊपर लेकर आए, आयुष्मान भारत में गरीब आदमी के कितने लोगों की आपने चिंता करी, हेल्थ की, स्वास्थ्य की, कितने लोग। रामकृपाल जी देखिए, दीपक जी ने अच्छी बात कही थी कि चिराग पासवान सड़क पर नमाज करने के लिए उनकी एक अलग बात होती है, बीजेपी का अलग। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जितने अलायंस होते हैं, इंडिया अलायंस में भी ऐसा होता है, अलग अलग मुद्दे। लेकिन एक मैं कह रहा हूं कि मत भिन्नता होने के बावजूद एनडीए की सफलता का पैमाना, उसका स्कोर उसका बहुत ज्यादा है इंडिया अलायंस की तुलना में। तो मतभेद भी हो, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं उन पर संगठन में सहमति है कि नहीं, ये देखा जाता है। दूसरी बात, भाई दीपक जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जयप्रकाश ने जब 74 में आंदोलन शुरू किया था तो गुजरात में चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और बिहार में अब्दुल गफूर खां। ये अब्दुल गफूर और चिमन भाई पटेल के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ। और सन 74-75 कोई बहुत दूर नहीं था जी। मतलब मेरा कहना है कि 50 साल हुए हैं। तो कांग्रेस ने अतीत में क्या किया था जिसके खिलाफ जयप्रकाश जी को उतरना पड़ा और पूरे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद भी आज तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ है। ठीक है सर, और जब भी हुआ है इंडिया अलायंस की मैं माफी चाह रहा हूं रामकृपाल जी। मैं एक सवाल और पूछना चाहता था कि लालू यादव को क्यों कहना पड़ता है कि नीतीश का स्वागत है, लेकिन मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब, दीपक झा जी, चितरंजन गगन जी, मनीष यादव जी और रामकृपाल सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।